नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SCT एकेडमी पर। आज हम कोई भी क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। जब भी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करते थे तो वहाँ पर एक चैप्टर जो मैंने आपको बताया था अधिगम निर्योग्यता, उससे बराबर प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है, तो मैं आपको उसी वीडियो के दौरान बताया था कि इस पर मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे आप उसे अच्छी तरह पढ़ने के बाद अधिगम निर्योग्यता से जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो सभी प्रश्न आपसे, वो सभी क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएंगे। तो आज हम मुख्य रूप से थ्योरी को पढ़ेंगे और समझेंगे अधिगम निर्योग्यता क्या है, ठीक है, और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और किन किन प्रकारों में बच्चों की कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती है। तो आते हैं, ये जो है मुख्य रूप से जो अधिगम निर्योग्यता है ना, वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। इसलिए इसके टॉपिक का नाम जब CDP आप पढ़ेंगे, उस CDP में एक चैप्टर पढ़ना है समावेशी शिक्षा, उसी के अंतर्गत हम लोग अधिगम निर्योग्यता को पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा गया है समावेशी शिक्षा। तो आते हैं आज के पहले स्लाइड्स पर और देखते हैं अधिगम निर्योग्यता होती क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अधिगम निर्योग्यता वाले बालक के बारे में। ठीक है, अधिगम निर्योग्य जो भी बालक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो भी होते हैं, डिसलेक्सिया हो, डिसकैलकुलिया हो, डिसग्राफिया हो, डिस्प्रैक्सिया हो, ठीक है, डिस्पेजिया हो, जितने भी आफेजिया हो, जितने भी जो अधिगम निर्योग्यता से यानी लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड अक्षमता है, उस सभी के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम चर्चा करने से पहले यह जानेंगे कि अधिगम निर्योग्यता है क्या, अधिगम निर्योग्यता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए, ऐसा है ना कि बहुत लोग यह मानते हैं कि जिन बच्चों की बुद्धि मंद होती है वह अधिगम निर्योग्य होते हैं, मतलब पढ़ने में अक्षमता व्यक्त करते हैं, वो सही तरीके से नहीं पढ़ पाते या नहीं लिख पाते, या उनके अंदर पढ़ने से संबंधित कोई अक्षमता होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह मानना जो है पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर अधिगम निर्योग्यता की बात करें तो यह जो है आपको सामान्य या फिर उससे ऊपर बुद्धि लब्धांक बच्चों में भी पाई जाएगी। अगर हम अधिगम निर्योग्यता की बात करें तो यह एक सामान्य जो औसत बच्चे होते हैं उसमें, और फिर अगर अधिक बुद्धि लब्धि जिसके पास है उस बच्चों में भी पाई जा सकती है। अधिक बुद्धि लब्धि कहने का मतलब हुआ जो बच्चे प्रतिभाशाली क्षेत्र में आते हैं या जिसकी बुद्धि लब्धि तीव्र है, पढ़ने में तीव्र है, उस बच्चे में भी अधिगम निर्योग्यता पाई जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मंद बुद्धि जो बच्चे होंगे वो अधिगम निर्योग्य होंगे, यह एकदम गलत है। अगर हम अधिगम निर्योग्यता की बात करें तो यह एक अस्थाई समस्या है, टेम्पररी प्रॉब्लम है। अस्थाई समस्या कहने का मतलब है अगर इस बच्चों को सही तरीके से हम हैंडल करें, सही तरीके से हम इसको शिक्षा दें, सही तरीके से हम इस बच्चे को ट्रेंड करें कि यह बच्चा भी सामान्य बच्चों की तरह बहुत कुछ कर पाएगा। समझ रहे हैं बात ना? अगर इन बच्चों को हम सही तरीके से हैंडल करें, सही तरीके से एजुकेशन दें, तो यह बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो समस्या यानी अधिगम निर्योग्यता की जो समस्या अस्थायी है, इसका मतलब यह हुआ कि यह समय के साथ खत्म की जा सकती है। मतलब यह जो अधिगम निर्योग्यता है एक चर है। चर का मतलब होता है कि जो बालक आज अधिगम निर्योग्य है वो कल के समय में हो सकता है उसकी अधिगम निर्योग्यता खत्म हो जाए। मतलब अधिगम निर्योग्यता फिक्स नहीं है। फिक्स कहने का मतलब है अचर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बच्चे अधिगम निर्योग्य हो गए वह बच्चे अब लाइफ टाइम अधिगम निर्योग्य ही रहेंगे, यह बात बिल्कुल गलत है। अधिगम निर्योग एक अस्थायी समस्या है, मतलब अधिगम निर्योग चर है, वेरिएबल है, यह बदलते रहता है। समझ गए बात? चलिए, आज के हम पहले अधिगम निर्योग्यता के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले जो अधिगम निर्योग्यता है वो क्या है। मतलब अधिगम निर्योग्यता के प्रकार के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अधिगम का प्रकार है वह मुख्य रूप से डिसलेक्सिया होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मुख्य रूप से, मतलब यह डिसलेक्सिया हम पहले प्रकार में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो अधिगम निर्योग्यता के प्रकार में हम जो पहले पढ़ रहे हैं वो क्या है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे को पढ़ने संबंधित कठिनाई होती है। बच्चे सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, वह शब्दों को हमेशा, देखिए इस बच्चे को कठिनाई महसूस कर रही है, इसको लग ही नहीं रहा है कि बुक में क्या लिखा हुआ है, हम किस तरीके से इसका अध्ययन करें। ऐसे बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं तो वो हमेशा अक्षर को यानी शब्द को उल्टे पुल्टे करके पढ़ते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे बच्चे 100 को बोल रहे हैं पढ़िए बाबू ये क्या लिखा हुआ है, तो बच्चा ये 100 नहीं पढ़ के उल्टे पढ़ के इसको वाज पढ़ लेते हैं। बच्चे क्या पढ़ लेते हैं, वाज पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर हम बच्चे को यहाँ पर
कुछ और भी शब्द बोल रहे हैं बच्चे को पढ़ने के लिए। मान लीजिए बच्चे को बोल रहे हैं न्यूक्लियर पढ़ने के लिए, तो बच्चे इसे न्यूक्लियर ना पढ़ के कोई और शब्द पढ़ लेगा, जैसे मान लिया जाए अनक्लियर पढ़ लिया या फिर सिर्फ क्लियर पढ़ लिया, है ना। तो बच्चे गलत तरीके से पढ़ते हैं, गलत तरीके से शब्दों को समझते हैं। मतलब यहाँ पर आप हमेशा समझिएगा, जो डिसलेक्सिया है वह मुख्य रूप से आपको पठन संबंधी विकार है, पढ़ने संबंधित बच्चों को समस्या होती है। अगर आपसे एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक बच्चे 100 को वाज और 100 को क्या पढ़ रहा है, वाज पढ़ रहा है, और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, यहाँ पर लिखा है आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है पढ़ रहा है, तो उसमें कौन से अधिगम अक्षमता का विकार होगा। तो इस बच्चे में जहाँ पढ़ने संबंधित अधिगम अक्षमता हो तो ऐसे बच्चे में डिसलेक्सिया होती है। क्या होती है? डिसलेक्सिया। समझ में आ गया? डिसलेक्सिया किसको बोलेंगे? पढ़ने में कठिनाई। समझ गए ना? पढ़ने में कठिनाई, जिस बच्चे को पठन संबंधित समस्या है उस बच्चे में कौन सी अधिगम अक्षमता होगी? डिसलेक्सिया। ये कोई बीमारी नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक अधिगम अक्षमता है जो समय के साथ खत्म किया जा सकता है अगर इस बच्चे को सही तरीके से हैंडल किया जाए तो, है ना। समझ गए? आप एक मूवी देखे होइएगा तारे जमी पर, है ना। एक मूवी नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, अच्छे मूवी है तारे जमी पर, ठीक है। आमिर खान इसमें हीरो है। इसमें जो एक बच्चे होते हैं इसी मूवी में, यह बच्चे डिसलेक्सिक होते हैं, मतलब उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। स्कूल में तरह तरह के शिक्षक आते हैं, वो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उसको पीटते हैं, स्कूल से निकाल दिया जाता है। लेकिन जब उसी स्कूल में एक बार आमिर खान शिक्षक बन के आते हैं तो उस बच्चे को सही तरीके से हैंडल करके पूरे इलाका में टॉप स्टूडेंट बना देते हैं उसे। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि अगर उस बच्चे को सही तरीके से अगर हम हैंडल करें तो वह बच्चा भी सामान्य बच्चों की तरह बेहतर कर पाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं आज के अगले स्लाइड पर और देखते हैं कौन से प्रकार है। तो दूसरा जो प्रकार यहाँ पर है वो है डिस्ग्राफिया का। ठीक है, डिस्ग्राफिया कहने का मतलब है इस बच्चे को लिखने में कठिनाई होगी। यह बच्चे सही तरीके से किसी शब्द को नहीं लिख पाएंगे। जब बच्चे को बोर्ड पर से कोई चीज़ उतारने के लिए बोलिएगा तो यह बच्चे हमेशा उल्टा पुल्टा उतार लेंगे। अगर मान लीजिए आप बोर्ड पर लिखे हैं पैरोट, क्या लिखे हैं? PARROT, पैरोट, तो ये बच्चे पी को ना इस तरह से क्यू की तरह लिख लेंगे, है ना। ए को कभी कभी ऐसे लिख लेंगे। तो बच्चे को लिखने संबंधित, और अक्सर यह छोटे बच्चे में पाई भी जाती है। आप अगर छोटे बच्चे को पढ़ाते होंगे तो आप अक्सर देखते होइएगा, यह बच्चे को जब बोलिएगा 6 लिखने तो ये बच्चे 6 ऐसे लिख लेगा, है ना। तो जब जो ही बच्चे लिख रहे हैं, लिखने संबंधित जो ही समस्या आएगी ना उसको डिस्ग्राफिया बोलेंगे। लिखने संबंधित जो ही समस्या आएगी तो उसको हम डिस्ग्राफिया बोलेंगे, याद रखिएगा। अगर एक बच्चे को बोल रहे हैं लिखो बाबू 100, वह बच्चे लिख ले रहा है वाज। बोल रहे हैं उस बच्चे को लिखो न्यूक्लियर, वह बच्चे लिख रहा है अनक्लियर। यहाँ पर लिखने की बात हो रही है, तो इसका मतलब इस बच्चे को कौन सी अधिगम अक्षमता होगी? तो इस बच्चे को जो है डिस्ग्राफिया, है ना। डिस्ग्राफिया में लिखने, यहाँ एक फिगर दिया गया, आप इस फिगर को गौर से जब आप देखेंगे तो देखिए ये बच्चे सी को कैसे लिख दिए हैं, इधर की तरफ, है ना। ठीक है, अगर एस की बात करें, देखिए एस कैसे लिख लिए हैं, ऐसे लिख लिए हैं। तो यह बच्चे हमेशा शब्द को उल्टे सुल्टे लिखते हैं, इसको लिखने संबंधित समस्या होती है। और जो बच्चे को लिखने संबंधित कठिनाइयाँ हो रही है वह बच्चे डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आएंगे। यहाँ तक समझ चुके हैं? चलिए आते हैं हम अगले प्रकार पर और समझते हैं आज के अगले प्रकार को। अगला जो प्रकार है वह आपको है डिस्कैलकुलिया। क्या है? डिस्कैलकुलिया। इसमें क्या होता है, बच्चे को गणितीय संक्रियाओं को समझने में परेशानी होती है। वह गणित की संक्रियाओं को सही तरीके से नहीं समझ पाता। गणित की संक्रिया कहने का मतलब होता है जो गणित का ऑपरेशन है, जोड़ घटाव गुणा या भाग, इस चीज़ को बच्चा सही तरीके से नहीं समझ पाता। अगर इस बच्चे को हमने 2+2 जोड़ने के लिए कहा तो बच्चे 2/2 लिख के 1 लिख देंगे आगे। इस बच्चे ना, यह बच्चे ना जोड़ को क्या समझ लिया, भाग समझ लिया, और बच्चे 2/2 को समझकर 1 लिख देगा। समझ रहे हैं ना बात? तो यहाँ पर भी आप अक्सर देखिए जब बच्चे ये 1+2 को जोड़ रहा तो क्या लिख दिया यहाँ 5। यह बच्चे 1+2 को सही तरीके से नहीं, गणितीय संक्रियाओं को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, वह सही तरीके से नहीं समझ पा रहा है और इसका उत्तर गलत लिख दे रहा है। तो ज्यों ही गणितीय विकार संबंधित बच्चे को समस्या आएगी, गणित की संक्रियाओं को समझने में बच्चे को समस्या आएगी, तो वह कौन सा हमारा अधिगम अक्षमता होगा? तो यह जो है हमारा डिस्कैलकुलिया होगा। याद रखिएगा,
ये तीन प्रकार अभी हम बताए हैं। पहला प्रकार था आपका डिसलेक्सिया। तो आप तारे जमी मूवी से याद रखिएगा कि वहाँ पर जो बच्चा था वो डिसलेक्सिया से पीड़ित था, डिसलेक्सिया उसके अंदर विकार थी। तो तारे जमी पर मूवी से याद रखिएगा, और उस बच्चे को पढ़ने में समस्या होती थी, तो डिसलेक्सिया पठन संबंधित विकार होगा। डिसग्राफिया ग्राफ से रिलेटेड है कि ग्राफ का काम हम लोग कॉपी पर करते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, तो लिखने संबंधित विकार होगा, ग्राफ से आप लोग याद रखिएगा। और डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, ठीक है, और जो ही कैलकुलिया वर्ड मिले ना, गणितीय संबंधित संक्रिया को समझने में परेशानी होगी उस बच्चे को। तो आप ऐसे करके ट्रिक से याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आते हैं आज के अगले प्रकार पर और समझते हैं आज का अगला प्रकार क्या है। अगला प्रकार है हमारा यहाँ पर डिस्प्रैक्सिया, ठीक है, क्या है, डिस्प्रैक्सिया। इसमें बच्चे को क्या होता है, सूक्ष्म मोटर गतिविधि के प्रबंधन में कठिनाई होती है। कहने का मतलब हुआ कि यह बच्चा सही प्रकार से ब्रश नहीं पकड़ पाएगा अपना, यह बच्चा जो है सही प्रकार से अपना ब्रश नहीं पकड़ पाएगा। जब इस बच्चे को अपना ब्रश दीजिएगा पकड़ने, तो उसको सही प्रकार से नहीं पकड़ पाएगा। इस बच्चे को जूते के फीते बांधने में भी समस्या आती है, ठीक है, पेन पकड़ने में समस्या आएगी, वो सही तरीके से पेन नहीं पकड़ पाएगा, हमेशा हाथ में उल्टा सुल्टा पेन पकड़ेगा, ठीक है। जब बच्चे ब्रश करते रहते तो उस समय सही से ब्रश नहीं पकड़ पाएंगे। जब बच्चे जूते बांध रहे हो तो वो सही प्रकार से जूते नहीं बांध पाएंगे, सही प्रकार से पेन नहीं पकड़ पाएंगे। मतलब क्या है कि उसको मोटर प्रॉब्लम, मोटर कहने का मतलब होता है गतिक गतिविधि, गतिक का मतलब होता है क्रियात्मक, यानी उसके बॉडी पार्ट से रिलेटेड, उसके शरीर के किसी हिस्से से संबंधित हम टर्म को कहते हैं, उसके हिस्से से संबंधित टर्म को हम लोग कहते हैं मोटर गतिविधि, ठीक है। तो उसके बॉडी पार्ट से रिलेटेड होते हैं, उसको पकड़ने में समस्या होती है, चीज़ों को इधर से उधर सही तरीके से नहीं रख पाएंगे, व्यवस्थित तरीके से नहीं रख पाते हैं, या बच्चे है ना ठीक से उठने बैठने में इसको समस्या आएगी, चलने फिरने में समस्या आएगी। तो डिस्प्रैक्सिया में मुख्य रूप से जो होता है वह बच्चे को मोटर संबंधी समस्या आती है, सूक्ष्म मोटर गतिविधि संबंधी समस्या आती है, सही से नहीं फीता बांध पाना, सही से पेन नहीं पकड़ना, ये सारी समस्या इस तरह के बच्चे को आएगी। सही से चल नहीं पाएगा, उठ बैठ नहीं पाएगा, कोई भी चीज़ को व्यवस्थित ढंग से नहीं रख पाएगा। तो अगर इस तरह का सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि बच्चे को मोटर, यानी फिर यहाँ पर क्रियात्मक लिख सकता है या गतिक लिख सकता है। मोटर एक इंग्लिश वर्ड है, MOTOR, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गतिक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गतिक, या फिर हम इसको बोलते हैं क्रियात्मक, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है प्रश्न एग्जाम में कि बच्चे को गतिक संबंधित गतिविधियों में समस्या आ रही है, तो ऐसे बच्चों के अंदर कौन सी अधिगम अक्षमता होगी, तो आप तुरंत आंसर टिक कर दीजिएगा, क्या, डिस्प्रैक्सिया। अब तो आपसे यह प्रश्न नहीं गलत होगा, नहीं ना। चलिए आते हैं अगले स्लाइड्स पर और देखते हैं अगला कौन सा प्रकार है। अगला प्रकार है डिसमोर्फोफोबिया। देखिएगा, थोड़ा हंसी भी लगेगा सुन के। डिसमोर्फोफोबिया में क्या होता है कि बच्चे अपने शरीर या शक्ल से नाखुश रहता है, वो हमेशा अपने आप को मिरर में देखता है और उसको लगता है कि हम हैंडसम नहीं हैं, हम ब्यूटीफुल नहीं हैं, हम स्मार्ट नहीं हैं, और अपने शरीर से हमेशा नाखुश रहता है ऐसे बच्चे, ठीक है। जो बच्चे अपने शरीर से, अपनी शक्ल से, अपने शरीर से नाखुश रहता है, इस बच्चे के अंदर कौन सी अधिगम अक्षमता होगी, तो इस बच्चे के अंदर जो होगा वह होगा डिसमोर्फोफोबिया। नाम एक बार आप लोग पुनः बोलिए, डिसमोर्फोफोबिया, डिसमोर्फोफोबिया। सही से पढ़िएगा, सही से प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, उच्चारण कीजिएगा, डिसमोर्फोफोबिया, है ना। तो ये बच्चे को समस्या क्या होती है, इसे खुद लगता है कि हम क्या है, सुंदर नहीं है, हमारा नाक टेढ़ा है, ठीक है, हमारी आंखें सही नहीं है, हमारा ओठ सही नहीं है। तो ऐसे बच्चे, या उसको लगता है हमारा शक्ल ही खराब है, ऊपर वाले ने मुझे कितना बदसूरत बना दिया, दूसरे लोगों को कितना सुंदर बनाया है ना। तो ये बच्चे अपने शरीर से हमेशा या अपने शक्ल से हमेशा नाखुश होते हैं। तो ऐसे बच्चे में जो अधिगम अक्षमता होती है, या अधिगम निर्योग्यता, या निर्योग्यता कहिए, अक्षमता कहिए, या अशक्तता कहिए, तीनों एक ही बात है। पुनः सुन लीजिएगा, अधिगम निर्योग्यता कहिए, या अधिगम अक्षमता कहिए, या अधिगम अशक्तता कहिए, तीनों एक ही बातें होती है, और तीनों को इंग्लिश में हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ही बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर ने तो अधिगम निर्योग्यता पढ़ाई और यहाँ पर अधिगम अशक्तता पूछा जा रहा है या अधिगम अक्षमता पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर कुछ और हो जाएगा। जी नहीं, ये तीनों एक ही चीज़ है।
आप आंसर जब भी टिक आउट कीजिएगा तो यही समझ के अधिगम निर्योग्यता या फिर अधिगम अक्षमता या अधिगम असक्तता, तीनों एक ही बात को समझ के ही आंसर टिक कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या बता रहे थे, देखिए यहाँ पर एक फिगर में यह बच्चा अपने आप को देख रहा है और खुद से सोच रहा है दिस इज मी, क्या यह मैं हूँ, क्या यह मैं हूँ, है ना, क्या यह मेरा ही शकल है, मैं तो शायद इतना बदसूरत भी नहीं। तो यहाँ पर यह बच्चे अपने शकल से क्या होंगे, नाखुश होंगे। और जो बच्चे अपने शकल से बार बार मिरर में देख रहा है अपना शकल और खुद को नाखुश बता रहा है, तो ऐसे बच्चों के अंदर जो अधिगम या लर्निंग डिसेबिलिटी होगी वह कौन सी होगी, डिसमोर्फोफोबिया। ठीक है, समझ गए ना। आते हैं आज के अगले स्लाइड्स पर, देखते हैं अगला प्रकार क्या है। अगला जो प्रकार है वह है आपको अफेजिया का। अफेजिया, इसको हम लोग डिस्फेजिया भी कहते हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, इसको नोट्स में लिख लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सीटेट में ही काम देगा, जी नहीं। आप DTSSB की एग्जाम दे रहे हो, चाहे रीट की परीक्षा दे रहे हो, ठीक है, या यूपी टेट, जितने भी, चाहे BTET हो या फिर अपर प्राइमरी या फिर उससे ऊपर चलते हैं सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, जो +2 TGT PRT की जो बहाली हो, सॉरी TGT PGT की जो बहाली होती है, वहाँ तक के लिए ये सारे जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एकदम मोस्ट VBI है, MVBI है। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो हाँ MVBI लगा लीजिएगा, इससे एक प्रश्न पूछा ही जाता है किसी भी हाल में। ठीक है, तो अफेजिया के बारे में, अफेजिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम लोग दूसरे नाम डिस्फेजिया से भी पुकारते हैं। यानी डिस्फेजिया भी इसी का नाम है, किसका, अफेजिया का। इसमें बच्चे को क्या होता है, इसमें बच्चे का भाषा अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए यह बच्चे अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते हैं, अच्छे तरीके से अपनी बातों को किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते। देखिए यहाँ पर इस बच्चे को बोलने में समस्या आ रही है। कहने का मतलब यह मत समझिए कि यह बच्चे हकलाएंगे, यह बच्चे तुतलाएंगे, बिल्कुल नहीं, ना हकलाएंगे ना ही तुतलाएंगे, है ना। तोतला आवाज़ भी नहीं होगा और ना ही ये बच्चे हकलाएंगे, है ना। यह बच्चे अपनी बातों को सही प्रकार से आपके पास नहीं रख पाएंगे। मतलब यह बच्चे आपसे क्या कह रहा है ना, यह बात आप अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। और जिन बच्चों को ऐसी समस्याएं आती है, ऐसा विकार आता है, ऐसी असक्तता आती है, तो इसी असक्तता को हम अफेजिया या डिस्फेजिया भी कहते हैं। हो गया क्लियर। याद रखिएगा, बच्चे को भाषा सही तरीके से किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, समझ गए ना। यहाँ पर अपनी बातों को किसी के पास अच्छे तरीके से नहीं रख पाते हैं, ध्यान रखिएगा, अपनी बातों को। जबकि यह बच्चे दूसरी की बातों को समझेंगे लेकिन अपनी बातों को किसी के सामने अच्छे प्रकार से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। हो गया क्लियर ना। चले हम आगे, याद रखिएगा, पुनः बता रहे हैं, अफेजिया में क्या बताएं, बच्चे को भाषा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अपनी बातों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने में समस्या आती है, अपनी बात को दूसरे के समक्ष सही प्रकार से नहीं कह पाते हैं। हो गया क्लियर। चलिए आते हैं अगले स्लाइड्स पर, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप हमारा नीचे वाले बटन दबाकर चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, एकदम शेयर कीजिएगा जल्दी से जल्दी, फटाफट। नीचे लिंक बना होगा आपको शेयर का, इस तरह का एक लिंक बना होगा, है ना, उस पर क्लिक कीजिएगा और वहाँ से लिंक मिलेगा, आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि सभी के पास यह जानकारी पहुँच जाएंगे। आते हैं अगले स्लाइड्स पर और देखते हैं अगला स्लाइड्स में कौन से प्रकार हैं। अगला जो स्लाइड्स है, इसमें जो प्रकार है वह है हाइपरलेक्सिया का। क्या है, हाइपरलेक्सिया का। इस बच्चे को देखिए कहाँ समस्या आती है, यह बच्चे को मौखिक भाषा को समझने और उपयोग करने में समस्या आती है। मतलब यह न दूसरे की बातों को अच्छे प्रकार से समझ पाता है। देखिए यहाँ पर इस बालक को, जो एक एनिमेशन के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, और ना ही अपना बात दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर पाता है। पुनः सुनिएगा, किसमें, हाइपरलेक्सिया में, कि यह बच्चे न दूसरी की भाषा को अच्छे प्रकार से समझ पाते हैं और न ही अपने बातों को दूसरे के समक्ष अच्छे प्रकार से रख पाते हैं। अभी जस्ट आप जब पीछे स्लाइड्स में देखे थे तो क्या देखे थे, यह बच्चे दूसरे की बात को तो समझ पा रहा है लेकिन अपनी बातों को दूसरे के
पास कहने में कठिनाई महसूस, मतलब सही तरीके से अपनी बातों को दूसरे के पास नहीं रख पाता है। दूसरे की बात को समझ रहा है लेकिन अपनी बातों को नहीं रख पाता है। अभी जस्ट आप अगले स्लाइड्स में देखे हैं कि यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं कि ना तो दूसरे की बातों को समझ रहे हैं, ना ही अपनी बातों को सही प्रकार से रख पा रहे हैं। और ऐसे बच्चे को जो अधिगम अक्षमता होती है वह होता है हाइपरलेक्सिया। आपको हम एनिमेशन के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ऐसे बच्चे को जो अधिगम अक्षमता होती है वह क्या होती है? हाइपरलेक्सिया। और यह बच्चे सही तरीके से सामाजिक संपर्क भी स्थापित नहीं कर पाता है, मतलब सामाजिक संपर्क के दौरान भी समस्या आती है। क्यों आएगी ही ना? क्योंकि अपनी बातों को भी सही तरीके से नहीं रख पा रहा है और ना ही अपने दोस्त या साथी समूह या फिर समाज के बातों को अच्छे तरीके से समझ पा रहा। तो ऐसे बच्चे को सामाजिक संपर्क जो सोशल इंटरेक्शन होगा उसमें तो समस्या आएगी ही आएगी। तो समझ गए? कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। अफेजिया में बच्चे दूसरे की भाषा को समझता है लेकिन अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन हाइपरलेक्सिया में ना तो दूसरे की बात को समझ रहा है, ना अपनी बातों को सही तरीके से रख पा रहा है। मतलब यहाँ पर लिखा भी है मौखिक भाषा को समझने एवं उपयोग करने में इस बच्चों को कठिनाई होती है, ठीक है। और सामाजिक संपर्क के दौरान समस्या आएगा, और आएगा ही ना, क्योंकि ना बात समझ रहा है ना ही यह बोल पा रहा। आते हैं अगले, देखते हैं अगला कौन सा प्रकार है। देखिए प्रकार अगला जो है ये भी एकदम वीवीआई प्रकार है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यह प्रकार। इस प्रकार को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ADHD भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार ऑप्शन में ADHD भी मिलेगा, तो वहाँ कन्फ्यूज मत कीजिएगा। अब तो ये मत सोचिएगा कि सर ने तो यह प्रकार पढ़ाए ही नहीं। जी नहीं, इसका पूरा नाम अटेंशन डेफिसिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देखिए यहाँ से A, यहाँ से D, यहाँ से H और यहाँ से D, तो इस प्रकार को हम ADHD के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं एकाग्रता ह्रास अति सक्रियता विकार। एकाग्रता ह्रास अति सक्रियता विकार, समझ गए? तो आप हिंदी नाम भी याद रखिएगा, इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, और शॉर्ट फॉर्म में जो ADHD कहते हैं ये नाम भी याद रखिएगा। नोट करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में चाहे आप हिंदी मीडियम की ही स्टूडेंट क्यों ना हो, इंग्लिश में ADHD लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो हिंदी नाम भी, इंग्लिश नाम भी और शॉर्ट फॉर्म नाम भी आपको याद रखना है। अब जानते हैं इस अधिगम निर्योग्यता में होता क्या है। इस अधिगम निर्योग्यता में बच्चे अपना ध्यान सही प्रकार से किसी कार्य में या पढ़ने में नहीं लगा पाते हैं। मतलब यह बच्चे का ध्यान जो होता है उसकी अवधि एकदम कम होती है। इस बच्चे को जब आप क्लास में पढ़ा रहे होंगे तो 2 मिनट तो शांत से तो पढ़ेगा। देखिए यहाँ पर इस फिगर में 2 मिनट तो शांत से पढ़ेगा, उसके बाद पेंसिल से अपना खेलने लगेगा। पेंसिल देखिए, ये बच्चे अपना नाक पर टिंगा के अपना खेल रहे हैं। तो ये बच्चे में इसी प्रकार की समस्या आती है कि यह बच्चा अपना ध्यान सही प्रकार से नहीं लगा पाता है, ठीक है। चाहे किसी कार्य को करने में समस्या आएगी या पढ़ने में, इस बच्चे को जो समस्या आती है वो कैसी समस्या है? उसका अटेंशन स्पेन कम है, उसकी ध्यान अवधि कम है, इस लेकर समस्या हो रही है। यह बच्चे सही प्रकार से अपना ध्यान, अपना एकाग्रता नहीं लगा पाते हैं, समझ गए? देखिए ऐसे बच्चे किसी प्रश्न को पूरा होने से पहले ही जवाब दे देते हैं, एकदम सही है। जब आप क्लास में किसी बच्चे को प्रश्न करते हैं और वह बच्चे आपके सवाल पूरा नहीं होने से पहले जवाब दे रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, तो यह बच्चे कौन से अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आएंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे ADHD या फिर कहेंगे एकाग्रता ह्रास अति सक्रियता विकार। हो गया क्लियर? ऐसे बच्चे का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ध्यान अवधि, ध्यान अवधि को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अटेंशन स्पैन, ठीक है। ये बहुत ही कम होता है, ठीक है। यानी यह बच्चे बहुत कम समय के लिए ही एकाग्रचित होंगे, फिर इसका ध्यान कहीं और लग जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बच्चे अपना पेन से खेल रहे हैं, नाक पर टिंगा के अपना पेंसिल से खेल रहे हैं, ठीक है। हो गया ना क्लियर? यह बच्चे का जो ध्यान अवधि होती है, जो एकाग्रता होता है, वो एकदम कम समय के लिए होता है। बच्चे सही प्रकार से ना तो किसी कार्य को कर पाएंगे, ना वो पढ़ पाएंगे। किसी भी काम में उसको इन्वॉल्व कीजिए, वो 2 मिनट तो करेंगे, उसके बाद वहाँ से किसी और काम में या जो भी उसके करने मन में आएगा करने का, वो करने में लग जाएंगे। तो ऐसे बच्चों के अंदर जो अधिगम अक्षमता होती है, उस अधिगम अक्षमता को हम लोग कहते हैं एकाग्रता ह्रास अति सक्रियता विकार, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में ADHD कहते हैं। हो गया क्लियर? आते हैं अगला और देखते हैं अगला क्या है।
तो अगला हमारा जो अधिगम का प्रकार है वह बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमारा अधिगम का इतना ही प्रकार है। अगर आप लोग वीडियो को नहीं समझे हैं अभी तो एक बार पुनः पीछे जाइए और अच्छे से सारे अधिगम प्रकार को समझने की कोशिश कीजिए। एकदम मोस्ट बेबिया है ये, है ना। चलिए आते हैं, हम देखते हैं अब अधिगम निर्योग्यता। अभी तक तो हमने पढ़ लिया अधिगम निर्योग्यता क्या होती है ना। अधिगम निर्योग्यता के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि यह बहुत लोग मानते हैं कि मंद बुद्धि जो बालक होते हैं वह अधिगम निर्योग्य होंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अधिगम निर्योग्यता की बात करें तो यह सामान्य बच्चों में या उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी पाई जाती है। ठीक है, बस कुछ प्रॉब्लम होता है इस बच्चों में कि इसके दिमाग में कुछ डिसफंक्शन हो जाता है, कुछ दुष्क्रिया हो जाती है, जिस वजह से यह बच्चे में अधिगम निर्योग्यता आ जाती है। ठीक है, अगर इस बच्चे को सही तरीके से हम हैंडल करें तो यह अधिगम निर्योग्यता को समाप्त किया जा सकता है, और जो कि अधिगम निर्योग्यता एक अस्थायी समस्या है ना, एक चर है। मतलब यह ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रहता है, यह समय के साथ उसको सही तरीके से हैंडल करे तो वह समय के साथ ख़त्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए क्या अधिगम निर्योग्यता क्या है और उसके प्रकार को समझ लीजिए। सब कुछ तो जान गए, अब हम जानते हैं कि आखिर अधिगम निर्योग्यता जो है वह आती क्यों है। अधिगम निर्योग्यता आती क्यों है, तो देखिए यहाँ पर अधिगम निर्योग्यता आने के कुछ कारण हैं, जिस कारण को हम लोग यहाँ जानते हैं। सबसे पहला कारण हमारा यहाँ पर है सेरेब्रल डिस्फंक्शन। सेरेब्रल डिस्फंक्शन कहने का मतलब होता है कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसा डिस्फंक्शन हो जाता है, कुछ ऐसी दुष्क्रिया हो जाती है, कुछ ऐसी समस्या हो जाती है जिस वजह से हमारे अंदर अधिगम निर्योग्यता आती है। हो सकता है आपको बचपन में मेंजाइटिस हो गया हो, मतलब दिमागी बुखार हो गया हो, तो इसके कारण आपके अंदर अधिगम निर्योग्यता आ सकती है ना। तो आपके दिमाग में कुछ डिस्फंक्शन होता है जिस वजह से आपके अंदर अधिगम निर्योग्यता आती है। दूसरा जो है हमारा इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी हमारे अंदर क्या आता है, अधिगम निर्योग्यता आता है। हम किसी चीज़ को लेकर इमोशनल हो जाते हैं, अति इमोशन हो जाता है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर जो है अधिगम निर्योग्यता आती है। तो पहला प्रकार आप समझ लिए कि यह जो है आपका सेरेब्रल डिस्फंक्शन की वजह से भी आता है। दूसरा हमने जाना कि संवेगात्मक बाधा यानी इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी हमारे अंदर अधिगम अक्षमता आती है। तीसरा हमारा है फिजिकल ट्रॉमा यानी शारीरिक घात की वजह से। आपके दिमाग में चोट लग गया है ना, तो अगर दिमाग में चोट लग गया तो बहुत तरह की समस्या आ सकती है। हो सकता है आप सही प्रकार से पढ़ नहीं पा रहे हैं, सही प्रकार से लिख नहीं पा रहे हैं, सही प्रकार से चल नहीं पा रहे हैं, है ना। तो शारीरिक घात, घात का मतलब होता है चोट लगना, फिजिकल ट्रॉमा, है ना। तो इसके कारण भी हमारे अंदर क्या आती है, अधिगम अक्षमता। और अगला जो है हमारा गर्भावस्था के समय माँ द्वारा मदिरापान। मदिरापान कहने का मतलब हुआ कि अगर जो माता अभी बेबी को पाल रही है, मतलब वह अभी गर्भ से है, और वह माता अगर शराब का सेवन कर रही है, सिगरेट धूम्रपान का सेवन कर रही है, तो इस बच्चे में अधिगम निर्योग्यता आने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर हम लोग जाने क्या क्या जाने, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, शारीरिक घात, और गर्भावस्था के समय माँ द्वारा मदिरापान के कारण बच्चों के अंदर क्या आती है, अधिगम निर्योग्यता आती है। तो हम लोग समझ गए कि अधिगम निर्योग्यता किस कारण आती है। तो यहाँ पर कुछ कारण लिखा गया है, आप उस कारण को पढ़ के समझ में आ गया होगा कि अधिगम निर्योग्यता जो बच्चे के अंदर आती है वो किस कारण आती है। तो वह जो आती है वह यहाँ पर कुछ बताया गया है, इस सब के कारण अधिगम निर्योग्यता आती है। आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा प्रश्न, इसलिए बार बार हम इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ाकर ख़त्म ही कर दे रहे हैं, ताकि आपको इससे संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे ईजिली बना पाए, है ना। तो आप समझ गए ना अधिगम निर्योग्यता। अभी जस्ट आगे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे और वहाँ समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। और जितने भी हम अभी क्वेश्चंस करेंगे ना, वो सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में, टेट्स की परीक्षा में पूछा ही गया है। ऐसा मत समझ गया कि सर ने थ्योरी पढ़ाया और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया, जी नहीं। वो सभी क्वेश्चंस जो है आपको पूछे ही गए हैं किसी ना किसी टेट्स की एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट का टेट्स हो या फिर DSSB हो, चाहे वो CTET का हो, ठीक है। चलिए अब हमारा जो लास्ट यहाँ पर पॉइंट्स लिखा है ये भी भिविया है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि संस्कृति और वंशानुक्रम के कारण कभी भी अधिगम निर्योग्यता नहीं आती है। समझे इस बात को, जी नहीं, नहीं समझ में आया ना। देखिए संस्कृति के वजह से आपके अंदर अधिगम अक्षमता नहीं आएगी। कहने का मतलब कि
आपके संस्कृति में यानी आपके खानदान में या आपके पूर्वज में कोई आदमी अधिगम निर्योग्य है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके आने वाले जनरेशन में वह बच्चा या आने वाला कोई इंसान अधिगम निर्योग्य हो जाएगा। जी नहीं। तो किस वजह से नहीं आती है? संस्कृति की वजह से। और वंशानुक्रम भी वही है हमारा कि वंशानुक्रम कहने का मतलब हुआ वही हमारे खानदान में, लेकिन संस्कृति कहने का मतलब होता है जिस संस्कृति में हम रहते हैं, है ना। हमारी हिंदू एक संस्कृति है, मुस्लिम एक संस्कृति है, तो जिस संस्कृति में रहते हैं उस संस्कृति की वजह से भी हमारे अंदर अधिगम अक्षमता नहीं आती है, और ना ही हमारे वंशानुक्रम मतलब हमारे खानदान में कोई लोग अगर अधिगम अक्षमता से निर्योग्य थे, है ना, अधिगम अक्षमता थी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आने वाले जनरेशन में अधिगम अक्षमता आ जाए। हो गया क्लियर? ठीक है। यहाँ पर मैंने गलत बता दिया। संस्कृति मतलब हमारी जो संस्कृति होती है उसके संस्कृति के अंदर अगर जैसे मान लीजिए कि किसी संस्कृति में लोग अधिगम अक्षमता ज़्यादा है, लोगों में अधिगम अक्षमता ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि उसी संस्कृति में आने वाले बच्चों में अधिगम अक्षमता आ जाएगी, है ना। इसका मतलब यह था। लेकिन वंशानुक्रम में अगर आपके खानदान में कोई अधिगम अक्षमता, आपके दादा परदादा उसके दादा अगर अधिगम अक्षमता से पीड़ित थे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आने वाले किसी बच्चों में अधिगम अक्षमता हो जाएगी। तो इस दोनों की वजह से हमारे अंदर अधिगम अक्षमता नहीं आती। किस दो की वजह से? संस्कृति और वंशानुक्रम की वजह से हमारे अंदर अधिगम अक्षमता नहीं आती है। हो गया ना क्लियर? चलिए आते हैं आगे और देखते हैं। चलिए अब हम करेंगे कुछ प्रश्न और जानेंगे। अधिगम अक्षमता पर बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और यहाँ पर आप लोग भी आंसर करते चलिएगा। अधिगम अक्षमता से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले है अधिगम निर्योग्यता या अक्षमता। यह क्या है? एक स्थिर सा अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति को हानि करे, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। याद रखिएगा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 23 लिखा हुआ है, बाकी और भी प्रश्न है जो दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो सभी प्रश्न को छोड़कर हम अधिगम निर्योग्यता के सवालों को कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 23 लिखा हुआ, बाकी 22 क्वेश्चन जो है दूसरे टॉपिक पर है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर 1 दे रहे हैं तो 23 डाइस लगा के 1 लिखिएगा, ताकि हमें समझ में आ जाए कि आपने 23 का आंसर 1 रखा है, ठीक है, 1 लिखा है। तो बताइएगा अधिगम निर्योग्यता क्या है? बिल्कुल सही जवाब। अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा कि अधिगम निर्योग्यता एक क्या है? चर अवस्था है। मतलब इसका सही आंसर कौन है? 2 है। जस्ट बताएं ना, ये अस्थायी होती है, चर होती है, मतलब बदलता रहता है। स्थिर कहने का मतलब है कि जिस बच्चों में अधिगम निर्योग्यता है, इसका मतलब यह हो गया कि उस बच्चों में लाइफ टाइम के लिए अधिगम निर्योग्यता रहेगी। जी नहीं, मैंने आपको थ्योरी में बताया हूँ, है ना। जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति को हानि करे, यह भी आंसर नहीं है। यह कार्य पद्धति को हानि पहुंचाती है, जैसे आपको पढ़ने में समस्या होगी, लिखने में समस्या होगी। समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, यह भी गलत लिखा है। समुचित निवेश के साथ यह सुधार योग्य होता है। आप अगर बच्चे को सही तरीके से हैंडल करें तो उसकी अधिगम निर्योग्यता खत्म की जा सकती है। जस्ट पढ़े हैं ना। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन, सारा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी थ्योरी पढ़ाए हैं उसी से सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर और आप लोग भी प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो डाइस से ग्रस्त है ना, वह 100 को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। अंतर नहीं कर पाता। जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, जल्दी से, 5 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि एक बच्चा डाइस से ग्रस्त है जो 100 को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। अभी जस्ट आप पढ़े, अंतर नहीं कर पाता मतलब क्या? वो बच्चा लिख रहा है? जी नहीं, वह पढ़ रहा है और पढ़ने के दौरान अंतर को समझ ही नहीं पा रहा। पहले पढ़ेगा तभी तो लिखेगा, तो इसका मतलब वह बच्चा क्या होगा? डिसलेक्सिया से ग्रसित होगा। डिसलेक्सिया उसके अंदर अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार होगी। समझ गए? डिसमोर्फोबिया नहीं होगा, डिसमोर्फिया नहीं होगा, शब्द जबलिंग विकार ऐसा कोई शब्द नहीं पढ़े हम लोग, और डिसग्राफिया भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या था? 2 आंसर था। समझ में आ गया? आए हम अगले स्लाइड्स पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आप लोग अगर जो भी कमेंट करते हैं तो 25 देकर डैश लगा के आंसर लिखिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि आपने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है। तो जो 25 है वह है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी। लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 यानी डिस्ग्राफिया। लिखने से संबंधित आप लोग जस्ट पढ़े, क्या है? डिस्ग्राफिया। ज़्यादा
डिटेल्स में तो हमें नहीं बतानी है ना, अभी जस्ट पढ़े। डिस्प्रैक्सिया किससे है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। डिस्प्रैक्सिया किससे है, किससे है? गतिक गतिक गतिविधि से संबंधित समस्याएं होती है। बच्चा सही से ब्रश नहीं पकड़ पाएगा, सही से चल नहीं पाएगा, उठने बैठने में समस्या आती है, जूते का फीता बांधने में समस्या आती है। डिस्कैलकुलिया गणितीय संक्रिया संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। लेकिन सही आंसर क्या है इसका? डिस्ग्राफिया। ठीक है, सभी ऑप्शन को भी हम लोग करते चलेंगे ताकि हमको थ्योरी अच्छे से रिमाइंड भी हो जाए। आते हैं 26, और 26 प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, जो बच्चे को भाषा बोलने में जो समस्या आती है वो कौन सा विकार होगा? तो आप लोग वहाँ पर इंग्लिश नाम पढ़े हैं, अफेजिया, यहाँ पर उसका हिंदी नाम लिखा हुआ है भाषागत। तो इसका जवाब जो सही है वो होगा 4, भाषा घात। गत नहीं, भाषा घात। ठीक है, तो अफेजिया को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं भाषा घात। वाक संबंधित जो रोग है ऐसा नहीं है कोई, है ना। पठन वैकल्प जो लिखा है यह है डिसलेक्सिया, हिंदी में डिसलेक्सिया बोलते हैं। और चलाघात, बच्चे को जो चलने में समस्या हो रही है तो वह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर जाता है वो किसको जाता है? भाषाघात को। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? 4 हो गया। भाषा अवबोधन ये अभी आप पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए, थोड़ा नाम में आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, लेकिन आप अगर जब इसका इंग्लिश वर्जन देखते क्वेश्चन तो वहाँ पर अफेजिया लिखा रहता और आप इसे ईजिली आंसर कर पाते। आते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए और कमेंट करके बताइए कि 27 का सही आंसर क्या है। क्वेश्चन 27 है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, 5 सेकंड का समय है आपको। ऑप्शन ए है अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, 2 है डिस्फेसिया, 3 है संवेदी एकीकरण विकार, और लास्ट है एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। बिल्कुल सही जवाब, इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 कह रहा है एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पढ़िएगा। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठा रहे हैं, एक शिक्षक मेल बैठा रहा है। दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना, जो चीज़ बच्चे को असाइनमेंट के तौर पर दिया गया है, मान लीजिए असाइनमेंट करने के लिए बच्चे को 30 मिनट दिया गया है, तो उस बच्चे को हम टाइम को कम कर रहे हैं, 15 मिनट या 20 मिनट बना दे रहे हैं या 25 मिनट बना दे रहे हैं। और चरणबद्ध तरीके से एकाग्रता समय को बढ़ाना, मतलब धीरे धीरे, अभी बच्चे का मान लीजिए कि ध्यान अवधि 15 मिनट है तो हम 5 मिनट और ऐड करते हैं और बच्चे का कोशिश करते हैं कि 20 मिनट उसका ध्यान बना रहे। किस प्रकार के विकार को निपटना, खत्म करने का एक सर्वाधिक उपयुक्त होगा? किस प्रकार के विकार के लिए हम इस चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर जो विकार होगा वह होगा एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। तो आंसर इसका कौन सा सही है? 4। आते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, डाइस के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। कमेंट कीजिएगा, समझ के, क्वेश्चन को समझ के कमेंट कीजिएगा। आप इसका आंसर जान रहे हैं, अभी जस्ट आप पढ़े हैं। एक है सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, है ना, व्यवहारगत विघ्न और सांस्कृतिक विघ्न। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका जवाब। 28 का जवाब आप लोग कमेंट कीजिए सभी लोग, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। 5 सेकंड का समय है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है आपका 4। अभी आप समझे हैं क्या? सेरेब्रल डिस्फंक्शन को, संवेगात्मक विघ्न को, व्यवहारगत विघ्न को और सांस्कृतिक विघ्न को। तो इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं थोड़ा। क्वेश्चन लिखा है के अतिरिक्त, मतलब बोल रहा है कि इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके वजह से अधिगम अक्षमता नहीं आती है। तो आप लोग को याद होगा, हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया है, अगर अभी भूल चुके हैं तो आप पीछे वीडियो कीजिए और वहाँ देखिए। सांस्कृतिक और फिर वंशानुक्रम के कारण अधिगम अक्षमता नहीं होती है। वही तो पूछ रहा है कि के अतिरिक्त कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता नहीं होती है, बाकी सभी ऑप्शन से अधिगम अक्षमता होगा। तो बाकी जो 3 ऑप्शन है इससे हमारा अधिगम अक्षमता होती है, लेकिन चौथा ऑप्शन से जो है वह अधिगम अक्षमता नहीं होती है। हो गया ना क्लियर? आते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। देखिएगा, गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। जल्दी से जवाब दीजिएगा, गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, इसका क्या होगा जवाब? डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिप्थीरिया। बताइए जवाब। यहाँ पर जो सही आंसर होगा
वह होगा एक। बिल्कुल आप लोग का भी सही जवाब है डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता जो कहलाती है वह क्या कहलाती है? डिस्प्रैक्सिया। क्लियर हो गया? बाकी ऑप्शन को हमें नहीं बताना है, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर और देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न समझिएगा और आंसर कीजिएगा 30 का कौन सा आंसर होगा। एक बच्चे की कॉपी लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रकट कर रहा है। बताइए इस बच्चे में किस प्रकार की लक्षण होगी? वह बच्चा दर्पण छवि दिखा रहा है। बी को अगर आप मिरर में दिखेगा तो बी कैसे दिखेगा? सॉरी, बी को जब आप मिरर में देखिएगा तो बी कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा ना। मान लीजिए ये आपका मिरर है, ठीक है, रुक जाइए फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपका मिरर है और बच्चे कॉपी में लिख रहे हैं इस तरह से, इस तरह से बी दे रहे हैं लिखने, तो बच्चे बी ये दिख रहे हैं। ये आपका मिरर है मान लीजिए, तो मिरर इमेज कैसा बनेगा? बी का ऐसा बनेगा। तो बच्चे उल्टा सुल्टा जो लिख रहे हैं तो वह क्या प्रदर्शित कर रहा है? अधिगम में असक्तता के, अधिगम में पढ़ने में उसको कठिनाई हो रही है, पढ़ने में असक्त बालक है, पढ़ने में समस्या हो रही है या पढ़ने में असुविधा हो रही है। देखिए कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज तो कीजिएगा नहीं, क्योंकि इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझ लिए हैं। तो इसलिए इस प्रकार के बच्चों में क्या होती है? अधिगम असक्तता होती है। हो गया ना क्लियर? बाकी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन एक इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखिए मात्र एक छोटा सा टॉपिक से कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर VVI है। आप लोग अगर वीडियो नहीं समझे हैं तो दोबारा देखिए और अच्छे से समझिए। क्या है? निम्नलिखित में से डाइस के अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। के अतिरिक्त बोल रहा है, मतलब किसके कारण अधिगम अक्षमता नहीं होगी? बाकी सभी के कारण अधिगम अक्षमता होगी। जिसके कारण अधिगम अक्षमता नहीं होगी वही आंसर तो टिक करना है। क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से डाइस के अतिरिक्त कहने का मतलब है कि इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके कारण अधिगम अक्षमता नहीं आती होगी, बाकी ऑप्शन के साथ अधिगम अक्षमता आती होगी। तो उस ऑप्शन को खोजना है। शिक्षक की शिक्षण शैली, क्या इस वजह से अधिगम अक्षमता आती है? अगर नहीं आती है तो यही इसका आंसर होगा। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, क्या इसके कारण अधिगम अक्षमता आती है? जी बिल्कुल आती है। अगर माँ गर्भ के टाइम में मदिरा का सेवन कर रहा है, शराब पी रहा है, तो बच्चों में अधिगम अक्षमता होने की संभावना रहती है। मंदबुद्धिता आ सकती है अधिगम अक्षमता। शैशव काल में के समय दिमागी बुखार, मतलब बच्चे के समय, बच्चा जब बच्चा रहता है, छोटा ही रहता है, तो उस समय उसका मेनिंजाइटिस, जो माइंड में फीवर आ जाता है, उसको बोलते हैं। तो इस वजह से भी अधिगम अक्षमता आती है। तो किस वजह से नहीं आएगी? पढ़ाने की जो शिक्षण शैली है इसके वजह से कभी भी अधिगम अक्षमता नहीं आती है। जो आप पढ़ा रहे हैं उसकी वजह से क्यों आएगी अधिगम अक्षमता? है ना, आपकी जो टीचिंग स्टाइल है उसकी वजह से अधिगम अक्षमता नहीं आती है। तो 31 नंबर जो प्रश्न है उसका सही जवाब है आपको ऑप्शन एक। देखिए अगला प्रश्न, देखिए कितना सारा प्रश्न है। अधिगम निर्योग्यता, बताइएगा जल्दी। वस्तुपरक तत्व है तथा संस्कृति इनमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। पठन अक्षमता के पर्याय है। समान या इससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। यह हस्तक्षेप के रूप में अपरिवर्तनशील नहीं होती है। अपरिवर्तनशील नहीं होती है। कमेंट कीजिएगा समझ के, जल्दी से बताइएगा 32 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है एक। जस्ट आप लोग पढ़े हैं ना कि संस्कृति अधिगम निर्योग्यता में कोई भूमिका नहीं निभाती है, फिर आप लोग वहाँ ध्यान नहीं दिए, है ना। देखिए अधिगम निर्योग्यता, संस्कृति जो है अधिगम निर्योग्यता में कोई भी भूमिका नहीं निभाता है। पठन अक्षमता के पर्याय तो है, जो बच्चे पढ़ने में अक्षमता प्रदर्शित कर रहे हैं, सही प्रकार से पढ़ नहीं पा रहे, तो उस बच्चे में अधिगम निर्योग्यता या अधिगम अक्षमता तो होगी, है ना। हम आपको एक पॉइंट्स ये भी बताए थे कि सामान्य या इससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी पाई जाती है ना। और यहाँ पर लिखा है वह हस्तक्षेप के स्वरूप की अपरिवर्तनशील नहीं होती है। अपरिवर्तनशील नहीं होती है, क्या लिखा है? अपरिवर्तनशील नहीं होती है। बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा है कि यह अपरिवर्तनशील नहीं होती है, ठीक है। तो इसका जो अधिगम निर्योग्यता, इसमें भूमिका जो है संस्कृति कोई भूमिका नहीं निभाती है, बाकी सभी के वजह से जो है अधिगम निर्योग्यता आती है। तो यहाँ पर भी 2
3 और 4 इसका आंसर नहीं होगा, तो सही आंसर कौन होगा? 1। आगे बढ़ें, चलिए 33 प्रश्न। देखिए कितना सारा प्रश्न पूछा गया है। इनमें से कौन सी अधिगम अक्षमता वाले बच्चे की विशेषता है? अब 4 ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कौन बच्चे होंगे जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे होंगे। एक कह रहा है 50 से नीचे का बुद्धि लब्धि, अन्य बच्चों को धमकाना और आक्रामक कार्यों में संलग्न होना, एक ही मोटर क्रिया को बार बार करना, बिना रुकावट पढ़ने और शब्दों को उल्टा बोलने में कठिनाई। अब 4 ऑप्शन को हमें बताइए, इस चारों ऑप्शन को पढ़िए ठीक से। 10 सेकंड का टाइम है, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा लंबा है और ऑप्शन भी थोड़ा लंबा है। और जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि 33 का सही जवाब क्या होगा। देखिएगा 33 का सही जवाब, इनमें से कौन सी अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता है। यानी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा आपको बताना है जिस ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको लग जाए कि यह बच्चे अधिगम अक्षमता से पीड़ित होंगे। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन 4 सही जवाब है। बिना रुकावट पढ़ने और शब्दों को उल्टा बोलने में कठिनाई होती है। वह रुक रुक के पढ़ रहा है और शब्दों को भी उल्टा पढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर अधिगम निर्योग्यता हो सकती है। तो वही तो पूछ रहा है कि इस ऑप्शन को पढ़िए और बताइए किस ऑप्शन से आपको पता लग रहा है कि अधिगम निर्योग्यता वाले बालक होंगे। एक ही मोटर क्रिया को बार बार करना, मतलब एक बच्चा बार बार किसी काम को कर रहा है, इसका मतलब वो बच्चा अधिगम निर्योग्यता होगा, अधिगम निर्योग्य होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अन्य बच्चों को धमकाना, अगर किसी बच्चों के साथ वो बुरा व्यवहार कर रहा, मारपीट कर रहा, क्या वो अधिगम निर्योग्य होंगे? जी नहीं, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, ऐसा कहीं नहीं है। 50 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले क्या अधिगम निर्योग्य होंगे? जी नहीं। इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन 4। आए अगले प्रश्न पर और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, ठीक है, बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले हो जाते हैं, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा। अधिगम, देखिए कितना सारा प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। देखिए अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों में क्या होता है? मानसिक विकास मंद होता है? जी नहीं, मानसिक विकास तीव्र भी होता है। बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले हो जाते हैं? जी नहीं। ठीक है, अगर इस बच्चे को सही तरीके से हैंडल किया जाए तो यह बच्चे उच्च बुद्धि लब्धि वाले भी बन सकते हैं। 3 इसका जवाब ही होगा, क्योंकि 3 नंबर में लिखा है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ठीक है, जब बच्चे को पी दिखाइए तो बच्चे क्यू की तरह पी को लिख लेंगे। इसमें क्या होता है? बच्चे को भ्रम हो रहा है। बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं। अगर समझ रहे हैं तो क्यों इसके अंदर अधिगम निर्योग्यता होगी, है ना। चलिए आते हैं, आज का प्रश्न नहीं है, अब तो ख़त्म हो गया। ठीक है, हमारी कुछ सोशल मीडिया हैंडल है, जल्दी से आप हमें इस सब पर जाके हमें फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम से हमसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको नियमित जो भी नोट्स है, PDF है, सब कुछ अपलोड किए जाते हैं, क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, कल हम आप लोग से पुनः मिलते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा, है ना, और दोस्तों की भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।